Hello, my dear students. Welcome to the poetry class. Class 12th. Today I am here with the poem Aunt Jennifer's Tigers by Adrienne Rich. तो जैसा हम हमेशा कहते हैं, कविता का नाम ज़रूर याद रखें. इस कविता का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स और कवित्री हैं एड्रियन रिच. दिस इज़ योर पोएम नंबर 6. यह आपके कोर्स की छठी कविता है, क्लास 12th. तो देखते हैं इस कविता में कवित्री ने क्या कहना चाहा है. तो उससे पहले थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन भी जान लें इनके बारे में. दैट एड्रियन रिच वॉज एन अमेरिकन पोएट. शी वॉज अमेरिकन, अमेरिका की थी और इनकी कविताएं जो हैं वो औरतों की मैरिड लाइफ पे बेस्ड ज़्यादातर रही हैं. ओके, तो ये है. इसमें भी देखिए, दिस ऑल्सो डील्स विद अ लेडी. ये कविता के नाम से ही आप जान रहे हैं ना, आंट जेनिफर. आंट मतलब आंटी, जेनिफर उनका नाम है. आंट जेनिफर के टाइगर्स माने बाघ. तो आइए वो क्या कहती हैं, देखते हैं. लेट अस सी. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. अब इसका मतलब देखिए. आंट जेनिफर जो हैं, आंट मतलब अंग्रेज़ों के लिए तो आंट है, आंटी ही शब्द उनके पास है. हमारे पास तो बुआ, चाची, मौसी हर चीज़ है. तो आप चाहे जो रिश्ता जान लें इसमें. तो जो चाची जेनिफर हैं उनके जो टाइगर्स हैं, जेनिफर उनका नाम है आंटी का, उनके जो टाइगर्स हैं माने उन्होंने जो बाघ बनाए हैं. अब हम बाघ कैसे बना सकते हैं. देखिए, हम सब ज़्यादातर जो औरतें हैं उनके पास ये कला होती है, या इवन बॉयज़ हैव दैट आर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना. ड्रॉ करेंगे, पेंटिंग कर सकते हैं हम, फिर निटिंग कर सकते हैं. मतलब स्वेटर्स पे शेर बाघ बन सकता है, सिलाई स्टिचिंग में आ सकता है. तो आंट जेनिफर ने भी इसी तरह बनाए थे टाइगर्स. वो क्या कर रहे थे, प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन. वो प्रांस कर रहे थे, जंप, इधर से उधर उछल रहे थे, कूद रहे थे इधर से उधर स्क्रीन पर. ये स्क्रीन कोई टीवी स्क्रीन नहीं है, माने उन्होंने जिन टाइगर्स को बनाया था, बुना था, सिला था, वो उस पर्दे पर घूम रहे थे, फिर रहे थे. आप इस फोटो को भी देख लेंगे तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा इस तरह से. ठीक. और कैसे लग रहे थे वो, ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वो बहुत ही ब्राइट माने चमकीले. टोपैज होता है पुखराज, एक कीमती पत्थर होता है, रत्न होता है पीले रंग का. बिकॉज द टाइगर्स आर येलो इन कलर. ये टाइगर भी येलो कलर के होते हैं. तो ये डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है टाइगर्स का. दे आर ब्राइट टोपैज डेनिजन्स हैं वो. जैसे हम लोग सब सिटीजन्स होते हैं ना, नागरिक. सिटीजन कौन होता है, नागरिक. फिर धीरे धीरे अब इतना इंटरनेट का ज़माना आ गया, हम लोग सब नेटिजन्स बन गए ना, नेट के सिटीजन्स. तो ये डेनिजन्स हैं, मतलब डेन में रहने वाले, गुफा में रहने वाले, ये डेनिजन्स हैं. तो दे आर ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो हरियाली की जो दुनिया है, क्योंकि जंगल पूरा हरा होता है ना, इसलिए. तो उनकी दुनिया जो है वो हरी भरी है, उसी के वो डेनिजन्स हैं, ब्राइट टोपैज. अब देखिए ना, हियर द पोएटेस हैज डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द टाइगर्स. कहती हैं, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. वो जो है, ये जो टाइगर हैं, डू नॉट फियर, वे डरते नहीं हैं. किससे, मैन से, उन आदमियों से जो बीनीथ द ट्री हैं, जो पेड़ के नीचे खड़े हैं. क्योंकि ये शेर, बाघ, चीते, ये सब तो जाने ही जाते हैं ना. दे आर सो डेंजरस, फेटल, ब्रेव, है ना, डेयरिंग. तो ये डरते नहीं है. दे डू नॉट फियर. दे पेस, वो इधर से उधर दौड़ते हैं. स्लीक, शिवलरिक, सर्टेनिटी, भव्यता से. स्लीक बने शिवलरिक, बहादुरी से. सर्टेनिटी, निश्चितता से. मतलब एक निश्चित उनके चाल में वो बात है, वो खासियत है. वो इसी तरह से दौड़ भाग करते रहते हैं. सो दिस इज योर स्टैंजा नंबर 1. अब देखते हैं स्टैंजा 2 में वो क्या कहते हैं. स्टैंजा 1 में बच्चों ध्यान रखिए, उसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन है. उसमें टाइगर्स का डिस्क्रिप्शन है कि दे आर प्रांसिंग अक्रॉस द स्क्रीन. और वो किसकी तरह रहते हैं, ब्राइट टोपैज की तरह रहते हैं. किस दुनिया में, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में. और वो बिल्कुल निडर हैं, दे आर फियरलेस, है ना. अब आते हैं स्टैंजा 2 पर. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब देखिए इसको समझिए.
आंट जेनिफर्स फिंगर्स, फिंगर तो सब जानते हैं ना, उंगलियां वो फ्लटर कर रही हैं, मतलब फड़फड़ा रही हैं, संभाल नहीं पा रही हैं, शायद कांप रही हैं। थ्रू हर वूल, उनके ऊन से, क्यों से वो सिलाई बुनाई जो भी कर रही हैं ऊन के ऊन से, उसके बीच वो कांपती हुई उंगलियां हैं। फाइंड, एज से भी हो सकता है, मे बी बिकॉज शी इज ओल्ड, बूढ़ी हो चुकी है वो। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, तो नीडल जो है वो सुई होती है ना, आइवरी की है, मतलब हाथी दांत, और हाथी दांत को इतना बहुत भारी नहीं होता, इट्स वेरी लाइट इन वेट। तो ये जो आइवरी की जो नीडल है उसको भी वो हार्ड, उनको महसूस करें वो डिफिकल्ट है उनके लिए खींचना, मतलब ये आइवरी नीडल को भी खींच नहीं पा रही हैं, उसे नहीं बुन पा रही हैं, नहीं सिलाई कर पा रही हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वो क्यों नहीं पुल कर पा रही हैं, क्यों नहीं खींच पा रही हैं उसी को, क्योंकि उनकी उंगलियों पर क्या है, मैसिव वेट है। वेट माने वजन, मैसिव मतलब बहुत ही भारी भरकम। अंकल का जो वेडिंग बैंड है, अब देखिए हम सभी लोग की शादियों की कुछ रस्म होती है, तो ये क्रिश्चियंस में, इंग्लिश लोगों में ये वेडिंग बैंड मतलब रिंग, फिंगर रिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अंगूठी। तो ये जो अंकल की जो वेडिंग रिंग है वो उन्होंने पहनी हुई है, इसका जो बैंड है, बैंड माने रिंग है ये उनकी उंगलियों में, वो बहुत भारी महसूस कर रही हैं। तो यहाँ पे कवित्री ये भी कहना चाह रही हैं कि वो जो शादी का बंधन है वो बहुत ही जिम्मेदारी वाला है, तो उसका बोझ वो शायद नहीं ढो पा रही हैं। ठीक है। सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, तो ये बहुत ही भारी भरकम तरीके से आंट जेनिफर के हैंड पर बैठा हुआ है ये बैंड, ये शादी का बंधन, ये बोझ, ये जिम्मेदारी। ठीक है बच्चों, कम टू स्टैंजा 3। अब अंतिम वाला, सबसे लास्ट। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग विद ordeals she was mastered by, the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। देखिए अब इसका मतलब, जब आंट मृत हो जाएंगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, टेरिफाइड मतलब डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए जो हाथ हैं वो इसी तरह पड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन गिरने के बावजूद स्टिल रिंगड, फिर भी वो रिंग्ड होगा, मतलब उसके अंदर वो अंगूठी होगी, वो बोझ होगा, वो बंधन होगा। विद ऑर्डील्स, ऑर्डील मतलब कठिन परीक्षा, इम्तिहान होगा जो उन्होंने अपने जीवन में दिया और जिसकी वजह से उन्हें मास्टर किया गया, उनको गुलाम बनाया गया। क्योंकि हम सब कहते हैं ना, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बोझ बढ़ जाते हैं, कई सारे इम्तिहान हम सभी के होते हैं, तो ये सारा फिर भी रहेगा। मतलब आंट उसी तरह से खत्म हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन द टाइगर्स इन द पैनल, लेकिन ये जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं पैनल में, पर्दे में, दैट शी मेड, विल गो ऑन, वो तो चलते जाएंगे इसी तरह। किस तरह? prancing, उछलते कूदते, प्राउड, गर्वित होते हुए, एंड अनअफ्रेड, बिल्कुल बिना डरे हुए। तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि दिस पोएम is a contrast between the life of Aunt Jennifer and the life of the tigers in the forest। मतलब ये कि जंगल में जो बाघ होते हैं और आंट जेनिफर जो घर में है, पुरुषों में जो महिला होती है, कैसे उसको गुलामी सहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं भी करना चाहती लेकिन उसे करना पड़ता है। शायद ये कविता आपको ये भी दर्शाती है। और दूसरी बात ये कि आंट जेनिफर अपने ख्यालों में तो आज़ाद है, इसीलिए देखिए वो फियरलेस टाइगर्स को बनाती हैं। वो खुद तो इतनी फियरलेस शायद नहीं है, लेकिन टाइगर्स उनके फियरलेस हैं। और ये एक कला का भी प्रतीक है, दैट शी इज मेड दैट आर्ट विच विल लिव फॉर एवर। उन्होंने एक ऐसे कला बनाई है जो उनके जाने के बाद भी इस दुनिया में रह जाएगी। सो दैट्स ऑल चिल्ड्रन, थैंक यू।